आप कहते हैं कि आपको उन्होंने भर्ती किया था, क्या क्या कलाम जी के बारे में कुछ ऐसी यादें या कुछ किस्सा आप सुनाना चाहें दर्शकों को? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस जन्म में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के साथ काम करने का मौका मिला। डॉक्टर कलाम ने एक जगह मुझे बहुत प्रभावित किया। अगर भारत ताकतवर होगा, अगर भारत शक्तिशाली होगा, तो दुनिया के अन्य देश भारत की इज्जत करेंगे, भारत की सराहना करेंगे, भारत से सीखेंगे। अगर तुम कमज़ोर हो, तो कमज़ोर व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है। हम सबको मिलके भारत को ताकतवर बनाना है। तो जो भारत को ताकतवर बनाने की उन्होंने हमें प्रेरणा दी, जो स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट, स्ट्रेंथ। अगर शक्तिशाली हो, तो शक्तिशाली लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो उस बात ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आज तक ये मेरी कोशिश है कि भारत ताकतवर बने। किस तरीके से ताकतवर बने? आज हमारे साथ मौजूद हैं डीआरडीओ के एक्स चीफ सुधीर मिश्रा जी। स्वागत है आपका सुधीर जी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आकाश मिसाइल सिस्टम है जी, हमारा, जो जी। मेक इन इंडिया के हथियारों ने पाकिस्तान की खूब कमर तोड़ी है इस बार। हाँ। तो इस पे क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लगभग 40 साल जुड़े रहे हैं डीआरडीओ के साथ जी। हाँ। देखिए, भारत ने खुद मिसाइल बनाने की शुरुआत की थी 1982-1984 के लगभग, जब हमने आईजीएमडीपी प्रोग्राम शुरू किया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जो डॉक्टर कलाम ने शुरू किया था हैदराबाद में। तो इस प्रोग्राम के जरिए हमने बहुत तरीके की मिसाइलें डेवलप करी, और जब करते गए उसके बाद हमने अस्त्रा मिसाइल डेवलप करी, फिर उसके बाद एलआरसेम, एमआरसेम डेवलप करी, और जो उस समय की मिसाइलें थी उसमें से आकाश जो है वो एक बहुत सक्षम मिसाइल के रूप में उभर कर आई है। ये मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, इसकी रेंज है 25 किलोमीटर, और ये मिसाइल भारत ने निर्यात भी करी है। और ये मिसाइल हमारी भारतीय वायुसेना, थल सेना, इन दोनों के पास मौजूद है। तो इस मिसाइल को पार करना पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हमने निर्यात की है ये मिसाइल, तो जो देश इसको खरीदता है वो इस मिसाइल का कंपैरिजन करता है, इस मिसाइल के बारे में दूसरी जो मिसाइल हैं दूसरे देशों की, उनके साथ तुलना करता है कि ये मिसाइल कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। तो उन्होंने तुलना की, और तुलना करने के बाद उन्होंने देखा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल है, तो उन्होंने इसको खरीदा। और ये मिसाइल जो है 25 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के किसी भी हवाई जहाज को, यूएवी तो बहुत छोटा होता है, तो मैं बड़े यूएवी की बात कर रहा हूँ, जो मतलब मेल और हेल होते हैं। मेल यानी कि जो मीडियम एल्टीट्यूड या हाई एल्टीट्यूड जो ड्रोन होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, उनको उनके लिए काफ़ी घातक है, और उनको ये ला सकती है ज़मीन पर। तो ये बहुत अच्छी मिसाइल है आकाश। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था बस। भारत की सेना ने। तो आपको क्या लगता है कि पूरी तैयारी थी, इतने सालों से हम लोग कई एक्सरसाइजेस करते हैं, तो क्या इसका फ़ायदा हमें खूब मिला? क्योंकि निशाना बहुत सटीक था। एयरफोर्स ने खुद कहा है कि जो प्लान किया गया था कि जहाँ जहाँ आतंकी ठिकाने हैं, और उस प्लान पर पूरा टारगेट हिट किया गया है। तो इस पर क्या लगता है आपको कि इसी के चलते पाकिस्तान में खूब खौफ का माहौल रहा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब पीस टाइम होता है, जब शांति काल होता है, तो हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं अलग-अलग देशों के साथ मिलके। हम बहुत सारे गेम भी प्लान करते हैं, खेल। एक जो कंप्यूटर गेमिंग होती है वो भी हम करते हैं, गेमिंग करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, ये देखने के लिए कि हम कहाँ हैं और हमारे जो दुश्मन हैं, दुश्मन देश वो कहाँ पर हैं। तो हमने जब भी गेमिंग की है, हमने जब भी सिमुलेशन किया है, या हमने जब भी दूसरे देशों के साथ मिलके ये एक्सरसाइजेस की हैं, तो हमने देखा है कि हम हर बार लगभग जीते हैं। और इस बार हमारी सेनाओं ने ये पहले से सोच के रखा था कि कहाँ-कहाँ पर हमको हमला करना है और किस तरीके से पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाकर खड़ा करना है, और हमने किया। ये पूरी तरीके से किया। तभी तो 3 दिन में हमारे लिए भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। हमारे लिए लड़ना एक बहुत आसान बात है, हम सालों लड़ सकते हैं। लेकिन एक गरीब देश पाकिस्तान, जिसके पास
रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकार चला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए तो 2-3 दिन लड़ना ही एक बहुत बड़ी बात है। आपने मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी का ज़िक्र किया। जी। एक ऐसे साइंटिस्ट पूरी दुनिया जिनके काम का लोहा मानती है। आपने क्या-क्या सीखा? आप कहते हैं कि आपको उन्होंने भर्ती किया था। क्या-क्या कलाम जी के बारे में कुछ ऐसी यादें या कुछ किस्सा आप सुनाना चाहें दर्शकों को? हाँ। अ, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस जन्म में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के साथ काम करने का मौका मिला। वो एक ऐसा व्यक्तित्व, मैं थे शब्द नहीं यूज़ करूँगा, चूँकि हम सभी लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो हम लोग पाते हैं कि आज भी वो हमारे बीच हैं। तो हमने डॉक्टर कलाम साहब से जो सीखा वो सिर्फ़ तकनीकी नहीं था, बल्कि उसमें से बहुत सारा मानवीय था कि किस तरीके से टीम बनाना, किस तरीके से हमको दूसरों के साथ काम करना, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आपको याद होगा कि 1990s में 1980 और 90 के दशक में हमको जितने भी देश थे वो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देते थे, डिनाई करते थे। चूँकि आपको याद होगा कि हमने वो बुद्धा हुँ, 1, बुद्धा 2 वो हुँ। किया था। तो इस कारण वो टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। तो वो हम सभी लोगों को चैलेंज करते थे कि एक तरीके से चैलेंज देते थे कि ये बनाना है और अगर तुम इसको बना लोगे तो तुम दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में जाने जाओगे। और ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, बल्कि भारत में बहुत सारे जिन जिन कॉलेजेस के साथ हमारे कोऑपरेशन थे, बहुत सारे आईआईटीज़ के जिनके साथ हम काम करते थे, बहुत सारे सीएसआईआर की लैब्स हैं जिनके साथ काम करते थे, आईएससी बैंगलोर है जिनके साथ काम करते थे, डीआरडीओ की और भी लैब्स हैं जो काम करती थीं। वो सब डॉक्टर कलाम से मोटिवेटेड रहती थी, उनकी लीडरशिप से मोटिवेटेड होती थी। उनकी जो मैनेजमेंट स्टाइल है, उनका जो अ, रिव्यू करने का तरीका है, उन्होंने एक जो मैट्रिक्स मैनेजमेंट होता है हुँ। कि हमने 5 प्रोजेक्ट किए थे। देखिए उस लैबोरेटरी ने कभी 1 प्रोजेक्ट भी नहीं किया था, सफलतम प्रोजेक्ट, और उस लैब को 5 प्रोजेक्ट मिले थे एक साथ काम करने के, उतना ही मैन पावर था, उससे ज़्यादा लोग नहीं थे। उस स्थिति में किस तरीके से पाँचों प्रोजेक्ट को सफल बनाना और किस तरीके से ये देखना कि हर व्यक्ति, हर इंजीनियर, हर वैज्ञानिक, हर टेक्नीशियन अपनी बेस्ट, अपना सबसे अच्छा इस मिसाइल प्रोग्राम के लिए दे सके। तो वो डॉक्टर कलाम ने हमको सिखाया। और जहाँ तक कहानियों की बात है, तो कहानियाँ तो इतनी सारी हैं कि कुछ मत पूछिए। कुछ आपको उन्होंने कभी प्रेरित किया हो, प्रभावित किया हो किसी चीज़ के लिए? डॉक्टर कलाम ने एक जगह मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं युवा था काफ़ी, तो जब एक साढ़े 21 साल का था, 22 साल का था, 21-22 साल का था, जब कलाम साहब, तो उस समय काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं ज़िंदगी के बारे में। हमको पूरा फ़लसफ़ा नहीं मालूम होता। हम हर चीज़ को बहुत इनोसेंट, बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। तो एक बार मैंने डॉक्टर कलाम से कहा कि सर, हम लोग डिफेंस पे इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? हमको शिक्षा पर, साहित्य पर, हमको खेलों पर, उन सब जगहों पर पैसा खर्च करना चाहिए और ये डिफेंस तो मतलब व्यर्थ, सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम को बात करेंगे हम लोग। तो शाम को बात करने का कारण ये था कि शाम को हम लोगों के साथ खाना खाते थे। क्योंकि वो भी बैचलर थे, उन्होंने शादी नहीं करी थी, हम लोग भी बैचलर थे। तो हम सब लोग एक जगह मिलके खाना खाते, जो खाना कलाम साहब खाते थे, वही खाना हम लोग भी खाते थे। तो खाना खाते समय उन्होंने मेरे से कहा कि अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने का समय आ गया है, आओ बात करो। तो उन्होंने कहा कि एक सेंटेंस है जिसकी मीनिंग बहुत बड़ी किताब में भी लिखी जा सकती है, वो है स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। अगर भारत ताकतवर होगा, अगर भारत शक्तिशाली होगा, तो दुनिया के अन्य देश भारत की इज्जत करेंगे, भारत की सराहना करेंगे, भारत से सीखेंगे। अगर तुम कमज़ोर हो, तो कमज़ोर व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है। हम सबको मिलके भारत को ताकतवर बनाना है। तो जो भारत को ताकतवर बनाने की उन्होंने हमें प्रेरणा दी, उन्होंने जो हमको तरीका सिखाया और जो ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, अगर शक्तिशाली हो, तो शक्तिशाली लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। हुँ। तो उस बात ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आज तक
ये मेरी कोशिश है कि भारत ताकतवर बने। किस तरीके से ताकतवर बने? शिक्षा में ताकतवर बने, खेलों में ताकतवर बने, डिफेंस में ताकतवर बने, हर जगह भारत को शक्तिशाली बनना चाहिए। तो ये डॉक्टर कलाम ने सिखाया। भारत की जो अच्छा एक चीज़ और है, जो स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है, जी। इसकी रेंज क्या होगी? दूसरा, अटल जी कहा करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री, हुँ। कि हमारे जो हथियार होने चाहिए वो चीन को ध्यान में रख के बनाते हैं हम लोग, या बनाने चाहिए। तो ज़्यादातर जो बनाई जाती हैं मिसाइल्स, क्या चीन को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं? क्योंकि वो कहते थे कि चीन असली दुश्मन है, पाकिस्तान एक मोहरा है। तो हुँ, आपको क्या हुँ। लगता है? देखिए क्या होता है, जो भी हथियार बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले उनके जो स्पेसिफ़िकेशन है वो डिसाइड करते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं यूज़र, जो हमारे उपयोग करता है। जैसे भारतीय थल सेना, नभ सेना और जल सेना। तो इन तीनों सेनाओं के पास अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट होती है और उनके पास एक समय सीमा होती है कि 5 साल में हमको ये चीज़ चाहिए, 10 साल में कुछ और चाहिए, 15 साल में कुछ और चाहिए। तो हम जब कोई भी हथियार बनाते हैं तो उस सीमा को, उस स्पेसिफ़िकेशन को ध्यान में रख के बनाते और हैं। दुश्मन मुल्कों को भी ध्यान में रख के बनाई जाती हाँ, तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो रेंज। हमारी सेनाएँ हैं, तो वो हमारे जितने भी उनके दुश्मन हैं, पाकिस्तान है, चाइना है और भी जो संभव हो सकते हैं आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो उन सब के बारे में सोच के बनाती हैं। अच्छा, तो एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, कोई स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, वो साइंटिस्ट बनना चाहे, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ। कि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है। भारत में वैज्ञानिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, वैज्ञानिक बनने के कई तरीके होते हैं। एक तो वैज्ञानिक पद होता है कि आप साइंटिस्ट हैं। दूसरा होता है एक वैज्ञानिक उत्सुकता, कि आपके अंदर एक उत्सुकता रहनी चाहिए, क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। और ये जो क्यूरियोसिटी है, जो उत्सुकता है, ये सिर्फ़ साइंस के लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये हर युवा के अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो उत्सुक हो जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? और ऐसा कैसे नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को हम और किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये जो उत्सुकता वाली बात है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश के जो युवक-युवतियाँ हैं, उनको ज़रूर क्यूरियोसिटी होगी और वो ज़रूर वैज्ञानिक बनना चाहेंगे और वैज्ञानिक बनने के लिए डीआरडीओ बहुत सारा प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन इस तरीके से देता है कि हम उनको जो समर इंटर्नशिप होती है, गर्मियों की छुट्टियों में जो 1-2 महीने का वो काम करना चाहते हैं, तो डीआरडीओ उनको प्रोवाइड करता है, वो उनको देता है। अगर वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान उनको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, तो हम वो भी उनको प्रोजेक्ट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और इन चीज़ों के अलावा अगर वो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक पद बनना चाहते हैं, तो हमारी एडवर्टाइज़मेंट्स निकलते हैं, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं और एक पक्के वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन उत्सुकता जो है युवाओं में हमेशा रहनी चाहिए, चाहे वो पद हो या ना हो। ऐसा देश है कि जहाँ पर हमारी एक तो जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, 140 करोड़ है के लगभग है और हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं, हमारी जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, वो लिमिटेड हैं। तो एक सीमा में रहते हुए और चंद्रमा तक पहुँचना, सीमा में रहते हुए मंगलयान तक भेजना और सीमाओं में रहते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाना, जैसे अग्नि मिसाइल बनाना, दुनिया की बेहतरीन मिसाइलें बनाना, दुनिया के बेहतरीन हवाई जहाज़ बनाना, टैंक बनाना, किस तरीके से संभव हो सकता है, जब आपके रिसोर्सेज़ कम हैं। तो जो मानव जाति होती है, इसकी एक बहुत बड़ी ख़ास बात होती है कि वो चीज़ें बहुत जल्दी सीखती है। एडॉप्टेशन जो होता है, चीज़ों को सीखने का जो एक तरीका होता है, बहुत जल्दी होता है। तो हमारे जनसंख्या के कारण और हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, जो हम बनना चाहते थे, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनता है, वो बनते हैं हमारे भारत के वैज्ञानिक। और वो कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे में, कम से कम तरीके से कम खर्च करके देश को और आगे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना है। तो आप देखो हमारे जो मून मिशन था, सबसे सस्ता था। हमारी जो इनफैक्ट हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये भी दुनिया का सबसे सस्ता प्रोग्राम है। और जिन मिसाइल्स के लिए लोग बिलियंस ऑफ डॉलर,
हज़ारों करोड़ माँगते थे, वो हम बहुत सस्ते में बना लेते हैं। तो भारत का जो भविष्य है, वो बहुत उज्ज्वल है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में। और इन सब के अलावा एक जो बात है, वो है कि हम लगभग 700-800 सालों से कहना चाहिए स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र तरीके से सोच नहीं पाते थे, स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाते थे। तो जो हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली थी, वो भी ख़त्म हो गई थी लगभग। और हमारे जो भारतीय लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। और अगर आप देखेंगे तो भारत में शिक्षा का महत्व हमेशा रहा है, शुरू से रहा है। हमारे जो वेद, उसमें विज्ञान को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो उन सब चीज़ों के कारण हमको ये पिछले 75 सालों में ये मौका मिला कि हम जो है शिक्षा को एक माध्यम बनाकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ें, और वो हमने किया। तो जो हमारे जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है, हमारे सोचने का जो तरीका है, वो एक शिक्षा के द्वारा चालित है, एजुकेशन ड्रिवन है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, नंबर 1 रहेंगे, ये तो एक होना ही था। ये तो संभव शुरू में पहले था, लेकिन अब तो होना ही था, जो हो गया। तो आज के पॉडकास्ट में सुधीर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि जो भारत की मिसाइलें हैं, कैसे दुनिया में सबसे ताकतवर मिसाइलें हैं और कैसे आने वाले कुछ सालों में भारत सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। इन्होंने कई चीज़ें और बताई हमें कि कैसे लखनऊ में जो ब्रह्मोस की नई यूनिट लगाई गई है, उसके पीछे की कहानी क्या थी, इनसाइड स्टोरी क्या थी और इनका करियर कैसा रहा, कैसे अब्दुल कलाम ने इनको प्रेरित किया और कैसे भारत में कोई स्टूडेंट अगर साइंटिस्ट बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिए और खूब दर्शकों तक पहुंचाइए ताकि हम आपसे दोबारा जुड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।